स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बारे में। तो आज 57वां दीक्षांत समारोह आईआईटी दिल्ली मना रहा है और उसी के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संवाद भी करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें वो आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक ग्रेजुएट इंजीनियर छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 587 पीएचडी शोधार्थियों को भी डिग्रियां मिलेंगी। पीएम मोदी मेधावी छात्रों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे, जो आधुनिक रिसर्च और एआई में भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा। साथ ही साथ पीएम मोदी दीक्षांत समारोह में छात्रों को भी संबोधित करेंगे और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन का गुरु मंत्र भी दे सकते हैं। पीएम मोदी ने आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक हूं, क्योंकि इस बेहतरीन संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने का मौका मिल रहा है। आईआईटी दिल्ली ने हमेशा रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा इन कांवड़ियों पर करने वाले हैं। दरअसल 45 मिनट का एक कार्यक्रम रखा गया है और मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की जानी है। आपको बता दें कि सुरक्षा चाक चौबंद कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर कांवड़ियों के बीच मौजूद रहेंगे। सीएम योगी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक मेरठ में कांवड़ियों का अभिनंदन करेंगे। यूपी के सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों का हवाई निरीक्षण भी करेंगे और दिल्ली देहरादून हाईवे NH 58 पर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर आस्था और श्रद्धा का संदेश देंगे। बताया जा रहा है कि यहां पर सूबे के मुखिया का कार्यक्रम 45 मिनट का रहेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। नेशनल हाईवे 58 पर सीएम योगी के लिए खास मंच तैयार कर लिया गया है। कांवड़ यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे हुए हैं। कांवड़ियों को रास्ते में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भोले के भक्तों के लिए डेडिकेटेड रूट की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने सभी शिव भक्तों से शांतिपूर्वक यात्रा करने और सहयोग की अपील की है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई अड़चन न आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, शासन के निर्देश क्रम में हम लोगों ने कांवड़ियों के लिए जो सिविक कम्युनिटीज होती है वो सारी व्यवस्था कर रखी है। आप लोगों ने स्वयं देखा है, कांवड़ियों के लिए एक डेडिकेटेड रूट ऑलरेडी है, ताकि किसी भी कांवड़ियों को एक्सीडेंट या इंसिडेंट से फ्री रखा जाए। बता दें कि पिछली बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ आकर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया था। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा में नजर आ रहे अलग अलग रंगों की। तो एक कांवड़ की एक ऐसी कहानी जो कि सबके लिए मिसाल बन रही है। दरअसल यहाँ पर एक कांवड़िया जो कि कांवड़ लेकर जा रहा था, उसने बच्चों को आजकल की एक बड़ी सीख दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बड़े होने के बाद में माँ बाप को ही बोझ ना समझा जाए। आपको भी सुनवाते हैं। अम्बेडकर नगर के दौरे की बात कर लेते हैं, जहां पर 706 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात उन्होंने बीते दिन दी और इसी के साथ में जन कल्याणकारी योजना के तहत घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी गई हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से डबल अटैक भी किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के वक्त समाजवादी पार्टी बदमाशों और दंगाइयों को संरक्षण देती थी, इसका आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को भी जमकर घेरा और कहा कि उनकी परेशानी इस बात से है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर आखिर बन कैसे गया है।
एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। यही तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को खटक रहा है। अयोध्या को सम्मान कैसे मिल गया, अयोध्या को सम्मान कैसे मिल गया, यही उनकी समस्या है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी और कांग्रेस ने कहा था कि राम हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था कांग्रेस ने। लेकिन बहनों और भाइयों, अब कोई राम के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आज अयोध्या धाम में बन गया है, और लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आकर के प्रभु के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ नवभारत की मुहिम जारी है। हमारी मुहिम का इम्पैक्ट दिख रहा है। अब आगरा में मैदा और आटा उत्पादों के प्रतिष्ठानों और मिलों पर FSDA ने कार्रवाई की है और भारी मात्रा में नकली आटा मैदा जब्त किया है। आगरा में नकली आटा और मैदा बेचे जाने के इनपुट पर आगरा FSDA डिपार्टमेंट एक्टिव होता है और शहर भर में चेकिंग अभियान चलाता है, जिसके बाद में आगरा FSDA डिपार्टमेंट को आगरा शहर के एक प्रतिष्ठान से तकरीबन 1450 किलो मिलावटी आटा मिलता है, जिसको FSDA डिपार्टमेंट जब्त कर लेता है और शहर भर के कई अलग अलग इलाकों में छापामार कार्रवाई कर वहां सैंपलिंग ली जाती है, जो कि सैंपलिंग के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा शहर में मिलावटी आटा और मैदा की सूचना पर FSDA डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो चुका है। मैनपुरी के ज्योति खुड़िया में अवैध रूप से संचालित आटा निर्माण मिल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान फूड डिपार्टमेंट ने माना है कि गेहूं के आटे में टेल्कम पाउडर मिलाया जाता था। इस फैक्ट्री से 43 बोरियां टेल्कम पाउडर और 1500 किलो मिलावटी आटा जब्त किया है और मिल को सील कर दिया गया है। उसने ज्योति खुड़िया में एक आटा निर्माण इकाई पे कार्रवाई करी, जहां पर अवैध रूप से आटे का निर्माण किया जा रहा था। संचालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था उस यूनिट का। दूसरा, आटे में वो टेल्कम पाउडर की मिलावट कर रहे थे, तो मौके पर वहां पर नमूने लिए गए टेल्कम पाउडर के एज एन एडल्ट्रेंट, और आटे के नमूने लिए गए। साथ ही उनका जितना भी स्टॉक था वो सीज किया गया। निर्माण इकाई बंद कराई गई क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं था उनके पास। और दूसरा, संबंधित थाने में उनके खिलाफ FIR भी कराई गई है। अमरोहा में खाद्य विभाग ने 360 लीटर संदिग्ध दूध और 250 किलो पनीर नष्ट किया, जिससे मिलावटखोरों में अफरा तफरी मची है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोर कारोबारियों में हड़कंप मचा है। टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि मिलावटखोरों पर योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार एनालिसिस लैब के निर्माण करवा रही है। सरकार का पूरा प्रयास है किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी को रोका जाए। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर व्यक्ति को मिलावट से मुक्त, बिना मिलावट के साफ सुथरी खाद्य सामग्री पहुंचे, खाद्य सामग्री अन्य वस्तुओं में पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतरता से काम भी कर रही है। इसके लिए संसाधन बढ़ाने का भी काम कर रही है।
लैब्स जो एनालिसिस लैब्स हैं उनका भी विस्तार देने का काम कर रही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी को रोका जाए और ऐसे करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मिलावटखोरों के खिलाफ में लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम जारी है। ऐसे में बिहार के पटना से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर एनालॉग पनीर की पड़ताल की गई है। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उसके बाद में 100% पनीर खाना तो छोड़ ही देंगे। पटना में नकली पनीर खुलेआम बेचा जा रहा है। बेचने वाले भी इस पनीर को बिना किसी डर के पटना के बीचों बीच बेच रहे हैं। महावीर मंदिर पटना जंक्शन के बराबर में ये धंधा काफी समय से चल रहा है। ना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसकी चिंता है, ना ही पुलिस प्रशासन को। आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पटना जंक्शन के बगल में बिकने वाले इस पनीर का कोई मानक नहीं है। पनीर बेचने वाले ही कहते हैं कि पूरा फैट निकाल लिया जाता है। पटना जंक्शन पर बिकने वाले इस पनीर और मावे की कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 200 रुपए तक जाती है, जबकि ओरिजिनल पनीर 400 रुपए किलोग्राम। पनीर तो पनीर, दवाई भी नकली। जी हां, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में पुणे के जेजुरी MID से स्थित आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी इंड्यूकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान दवाओं में कीड़े, फंगस, बैक्टीरिया जैसी बेहद गंभीर बीमारियां पाई गईं। जांच में कंपनी की 6 आयुर्वेदिक दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। मिलावटखोरों के खिलाफ नवभारत की मुहिम जारी है। नवभारत की मुहिम का असर अब देश भर में दिखने लगा है और असर गुजरात में भी दिखाई दिया, जहां पर नकली पनीर की बड़ी खेप को पकड़ा गया। दरअसल सूरत और जूनागढ़ से तस्वीरें सामने आई है जहां पर जो व्यापारी हैं मुनाफे के चक्कर में खराब पनीर बेच रहे थे। घटिया पनीर के साथ साथ में एनालॉग चीज को भी बेचा जा रहा था। उन फर्मों के ऊपर भी कैसे एक्शन लिया गया है आपको दिखाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में प्रतिबंधित पनीर और चीज एनालॉग के खिलाफ महानगर पालिका की फूड शाखा और FDC टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर की 14 व्यापारी फर्मों पर की गई जांच में 585 किलो प्रतिबंधित पनीर और एनालॉग चीज जब्त किया गया है। सूरत महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा टीमों ने एक ही दिन में पूरे शहर से 235 किलो एनालॉग पनीर और चीज का स्टॉक जब्त किया है। हो रहा है या रिटेल में शॉप में बेच रहे हैं, वहाँ चेक करके जो भी एनालॉग पनीर या चीज मिलती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कामगिरी चल रही है। अभी तक जो भी संस्थाओं है उसमें से चेक करके 235 किलो जैसे एनालॉग चीज जो मिला है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बीते दिन गुजरात। और अब बात करते हैं रांची की। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है और आज राउंड 2 की बातचीत सरकार के साथ संभव है। तो स्टूडेंट्स अपनी बातों को एक बार फिर से सरकार के सामने रखेंगे। ऐसे में क्या सोरेन सरकार स्टूडेंट्स की बात सुनती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि बीते दिन भी ये मुलाकात हुई थी जिसमें छात्रों का डेलीगेशन सरकार के 4 मंत्रियों से मिला था और छात्रों ने कहा था कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने तमाम वार्तालाप किया। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई। आज ये वार्ता का पहला चरण था। हम लोग के जो भी डिमांड था उससे हम लोग माननीय लोग को हम लोग रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन और हेमंत सरकार के मंत्रियों के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट चली पहले राउंड की बातचीत इसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हुई। दोनों पक्ष ऐसा ही दावा कर रहे हैं। छात्रों के डेलीगेशन में बातचीत में शामिल नीतू कुजूर भी बातचीत को सकारात्मक ही बता रही हैं। वहीं सरकार के डेलीगेशन में शामिल झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी यही दावा कर रही हैं। और बोले कि रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होने चाहिए और इसके लिए सरकार तत्पर है। और काफी टाइम से सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों के लिए, और ये बात उन्होंने कहा कि
हम लोग कार्रवाई वाली प्रक्रिया शुरू करते, लेकिन क्या है ना, आपके अनशन की वजह से हम थोड़ा सा रुक गए। छात्रों की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और वही बात, उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है, संभवतः कल तक आएगा और हम लोगों ने उनकी बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखा है। जल्द समाधान होगा। हालांकि प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकलेगा और प्रदर्शनकारी छात्र घर लौटेंगे और फिर से अपनी परीक्षाओं की तैयारियों पर ध्यान देंगे और भविष्य को संवारेंगे। और अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। आज प्रयागराज में कार्यक्रम आयोजित किया गया राहुल गांधी के द्वारा। तो केपी ग्राउंड के अंदर ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं और आज बड़ी संख्या में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में छात्र पहुंच सकते हैं। देखिए, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी प्रयागराज पहुंच गए हैं। वहीं आज शाम केपी ग्राउंड में राहुल गांधी का छात्रों से संवाद होगा। बीते कई दिनों से असमंजस की स्थिति इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बनी हुई थी, क्योंकि केपी ग्राउंड को लेकर अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन आखिरकार बीते दिन अनुमति मिल गई और अब केपी ग्राउंड में छात्रों के गूंज कार्यक्रम होने वाला है। प्रयागराज में आज शाम 5 बजे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा छात्र और युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसकी जानकारी दी। निश्चित तौर से कार्यक्रम होगा और छात्रों की जो गूंज है, छात्रों की जो आवाज है, वो पूरे देश के अंदर इलाहाबाद से गूंजेगी। राहुल गांधी ने भी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बारे में एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूं। मैं प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। उधर राहुल के प्रयागराज के कार्यक्रम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हल्ला बोला। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी देश में कहीं भी जाएं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, श्री राहुल गांधी जी प्रयागराज आवे, चाहे देश के अंदर कहीं भी जावे, तो उनके आने और जाने का कोई प्रभाव न युवाओं में पड़ना है, न गरीबों में, न किसानों में और न महिलाओं में। मतलब यह चारों वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो सबका साथ सबका विकास का काम हो रहा है, उसका बहुत सार्थक और व्यापक परिणाम है। उस परिणाम के कारण से निरंतर भाजपा आगे बढ़ रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। दरअसल तेजस्वी यादव के पूरे कार्यक्रम में AK-47 के इस्तेमाल और फायरिंग के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आया, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ मौजूद रहा। इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी ने राज्य में बढ़ते अपराध, सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई AK-47 से फायरिंग और पटना में बंटी यादव हत्याकांड, भरत तिवारी एनकाउंटर और पेपर लीक जैसे कई चर्चित मामलों को प्रमुखता से उनके सामने रखा। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने कहा कि डीजीपी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उचित कार्रवाई होगी। मामले की जांच जारी है। आखिर AK-47 जो चलाया
आखिर किसके आदेश पे चलाने का, किसने आदेश दिया? इसके पुलिस ने AK-47 चलाए। बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी छात्रों के ऊपर जो है AK-47 से गोलियां जो है नहीं चलाई गई। मुख्यमंत्री क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? उनको पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को यहाँ जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन है दोषी। एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आप जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और अपराध बेकाबू है। राज्य की छवि लगातार खराब हो रही है और बिहार को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ी राज्य उत्कृत है पश्चिम बंगाल की, जहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का दावा किया गया है। इसी के साथ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत में कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग घर कैसे इस अभियान के साथ में जुड़ रहे हैं। क्या कुछ खास है, आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट। 2020 का कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर पुलिस अमल कर रहा है पॉल्यूशन को, साउंड पॉल्यूशन को लेकर। काल तक 4,203 लाउड स्पीकर टोटल हम लोग ने, मैं बता रहा हूं, टोटल लाउड स्पीकर हमारी टोटल हुआ है 5,299, 5299। इसके अंदर मॉक्स से एमिकेबली, नो फोर्सफुली, जो मॉक्स का कमिटी है, जो उनका ये है, उस लोग ने पुलिस का बात से ही उतार लिया है। पुलिस को डायरेक्शन है किसी भी जोर जबरदस्ती मत करो, बात करके करो, कानूनी तरीके से उनको समझाओ। उसमें 4,203 मॉक्स से माइक उतारा और टेम्पल से माइक उतार लिया 1,096। पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व में हर घर तिरंगा कर्मसूची में पार्टिसिपेट कर रहा है और 70 लाख नेशनल फ्लैग पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसकी ओर से डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख से शुरू हुआ है और 10 तारीख एक सेंट्रल तिरंगा रैली हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति का सामने से चलेगा बिरला तारामंडल का 7 नंबर गेट तक। इसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा राष्ट्रवादी नागरिक का योगदान होने का उम्मीद हम लोग कर रहा है।